दोस्तों, एक बार पुनः आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो ममूलक वंश की शासन व्यवस्था पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने धीरे धीरे क्रमशः जो ममूलक वंश के शासक थे सभी शासकों के बारे में पढ़ लिया था, और जो ये वीडियो है स्पेशल जो ममूलक वंश की जो शासन व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है और वित्त व्यवस्था है उस पर आधारित है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो राज्य का स्वरूप था, अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो हमें तो पता है कि सबसे ऊपर तो सुल्तान होता था। लेकिन अगर सुल्तान को जो मतलब कि जो संविधान एक तरह से कह सकते हैं, जो इस वंश की जो इस सल्तनत में जो ये ममूलक दासवंश चलता था, वो मतलब कि जो नियम का कायदे कानून थे वो सब कुरान के नियम पर थे, यानी कुरान के नियम जिसे शरा कहते हैं उस पर आधारित होते थे। और इस और ये पूरी तरह से इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार पर जो यहाँ का जो शासन चलता था, और जो राजा होता था वह एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि होता था, यानी पैगंबर का वो दूत होता था, और उसे शासन करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। ऐसे मतलब कि वो शक्ति जो है वो प्रदर्शित करता था। दिल्ली सल्तनत की जो है वो सैनिक शक्ति पर आधारित थी, और जो यहाँ के जो नागरिक हैं, जो अपने जो दिल्ली सल्तनत में जो लोग रहते थे, जो सिर्फ तुर्की लोग को ही भारत का नागरिक समझा जाता था। जो गैर तुर्की लोग थे उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाता था। उस समय जो व्यवस्था चल रही थी, जो वहाँ सामाजिक ढांचा था, उस समय की बात करें तो जो गैर मुस्लिम जनता होती थी उसके पास तो दो विकल्प होते थे। एक तो वह कि वह इस्लाम स्वीकार कर ले और मुख्य धारा पे आ जाएगी वो, और दूसरा ये होता था कि वह जजिया कर दे और रहे। तो यानी कि उन्हें धार्मिक कर जो जजिया कर होता था वो उन्हें देना पड़ता था, और जो गैर मुसलमान जनता होती थी उसको जिम्मी कहा जाता था। तो ये भी प्रश्न विकल्प में आता है, जैसे मिलान करने वाला प्रश्न बनते हैं, तो जिम्मी से मिलान करेंगे तो वो गैर मुसलमान जनता को जिम्मी कहा जाता था। और जो राजा होते थे वहाँ के सुल्तान होते थे, वो हमेशा की तरह जैसे कि अपने आप को एक पहचान दिखाने के लिए खलीफा से मतलब कि खिलात प्राप्त किया करते थे। उससे जो एक पत्र और जो कपड़ा हुआ करता था वो प्राप्त किया करते थे, और जिसके आधार पर वो दिखाया करते थे कि वो खलीफा से मान्यता प्राप्त सुल्तान हैं। ऐसा वो दिखाया करते थे। आप पढ़ भी चुके हैं पिछले वीडियो में। तो जो मोहम्मद गोरी सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये उसको मतलब कि एक सिक्कों पर खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश जो है के बारे में अगर बोलें तो वो दिल्ली का एकमात्र पहला तुर्क सुल्तान था जिसने खलीफा से सुल्तान की खिलाफत 1229 में प्राप्त किया था। इसके बाद गुलाम वंश के संपूर्ण इतिहास में अन्य किसी भी सुल्तान को खलीफा से खिलाफत प्राप्त नहीं हुई। एकमात्र जो शासक था वह इल्तुतमिश ही था जिसे खलीफा की से खिलाफत प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर एक जो चहलगानी का भी गठन हुआ था, जिसमें तुर्क जो सरदार होते थे, गुलाम जो होते थे, वो लोग रहते थे, और वो जो है एक प्रकार से एक समर्थन होता था जो शासक के लिए हुआ करता था। इसके बाद जो सरकार थी दो भागों में बटी थी। एक थी केंद्रीय सरकार और दूसरी जो सरकार थी प्रांतीय। तो केंद्रीय सरकार में दो भाग होते थे, मतलब कि जो सर्वोच्च पद तो होता था सुल्तान होता था, और दूसरे जो होता था केंद्रीय सरकार के जो होते थे उसमें मंत्रीगण आया करते थे, मंत्री लोग आते थे। उसमें कई प्रकार के मंत्री होते थे। तो सुल्तान जो होता था वो पूरे सुल्तनत का शासक होता था, ये हमें पता ही है। वो कार्यपालिका का प्रमुख भी होता था, न्याय का स्रोत भी ये था, और कानून व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी भी होता था। लेकिन सिर्फ बलबन ही एकमात्र शासक था जिसने अपनी इच्छा अनुसार शासन किया। बाकी जो थे किसी न किसी प्रकार से, जैसे इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था, लेकिन फिर भी वह अमीरों से सलाह लेता था। इसके बाद तो सारे जो बाकी जो शासक थे वो सभी चालीसा के
से बंध गए थे। फिर नायब का पद हुआ तो नायब तो पूरी तरह से उसमें सर्वोच्च हो गया था, मतलब सारी ताकत उसमें समाहित हो गई थी। तो ऐसे में सिर्फ बलबन ही एकमात्र हम शासक कह सकते हैं कि जो अपनी इच्छा अनुसार शासन करता है, क्योंकि उसने सबसे पहले तो चहलगानी का ही मतलब कि निरस्त कर दिया, और ऐसा कोई तो सरदार बचा नहीं चालीसा का जिंदा बचा कि वो उसे चुनौती पेश कर सके। तो अब अगर मंत्रियों की बात करें तो मंत्रियों में सबसे जो उच्च मंत्री जो होता था वो वजीर होता था। वजीर होता था जिसे प्रधानमंत्री भी कहते थे, और वह जो होता था वो राजस्व यानी राजस्व और वित्त विभाग दोनों जो है वो कार्य मंत्रियों के कार्यों का वो उसके पास होते थे। इसके अतिरिक्त ये अन्य मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण भी करता था। युद्ध काल में ये जो सेना का संचालन करता था, मतलब कि एक सेनापति के रूप में भी ये कार्य करता था। और इसकी सहायता के लिए सरकार में और भी पद बनाए गए थे, जिनमें से नायब वजीर, मुस्तौफी ए मुमालिक जिसे महालेखा परीक्षक कहते हैं, मुस्ताफी ए मुमालिक, और मुंसिफ ए मुमालिक जिसे महालेखाकार कहते हैं, आदि ऐसे पद बनाए गए थे। जो दूसरे नंबर का मंत्री होता था केंद्रीय सरकार में उसे आरिज ए मुमालिक कहते थे। क्या कहते थे? आरिज ए मुमालिक। ये जो होता था ये इसका जो प्रमुख कार्य होता था, ये सैनिक की भर्ती, वेतन वितरण, अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण, सेना की देखभाल करना, सेना के वेतन संबंधी यह सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। जो तीसरे नंबर का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो दीवान ए इंसा कहलाता था। ये क्या होता था? ये जो सारी घोषणाएं हुआ करती थी, मतलब कि जो भी घोषणा करनी होती थी सुल्तान को, तो उसका जो ड्राफ्ट होता था, मसौदा तैयार करता था, ये दीवान ए इंसा का काम हुआ करता था। इसके बाद एक और मंत्री है, आप देखेंगे दीवान ए रसातल। दीवान ए रसातल ये एक प्रकार का विदेश मंत्री था। ये आने जाने वाले जो दूत हुआ करते थे, मतलब कि जो आया करते थे दरबार में, उनकी व्यवस्था करता था, उनकी देखरेख भी करता था। ये एक प्रकार से विदेश मंत्री के रूप में होता था। एक जो पद है आपने सुना होगा काजी मुमालिक। ये जो होता था ये राज्य का जो सबसे प्रमुख न्यायाधीश होता था, और ये जब धर्म विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था तो इसे सद ए जहां कहा जाता था। इसके बाद एक पद और भी है वकीलदार। वकीलदार का मुख्य कार्य होता था कि वह शाही जो महल होते थे उनका वो मुख्य प्रबंधन यानी कि पूरा मैनेजमेंट देखता था। जो शाही महलों का उसे वकीलदार कहते थे। इसके बाद देखते हैं तो और भी कुछ अन्य जैसे पदाधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, जैसे कि सर ए जादार। जो सर ए जादार जो पद होता था, इसमें क्या होता था कि सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था, और इसके पास सेना होती थी। वह सेना जो कि सुल्तान के अंगरक्षक के रूप में होती थी। तो सर ए जादार, और यही पद जो था मलिक फिरोज खिलजी को था, और जो फिर वो क्योमर्स की हत्या कर देता है। इसके बाद एक और पद था जिसे साइने पीला कहते हैं, आप देख लीजिएगा, साइने पीला कहते हैं। ये जो होता था ये हाथियों से का अध्यक्ष होता था, ये हाथियों का देखभाल करता था। एक और भी प्रमुख पद था अमीर ए आखुर। काफी सुना होगा आपने पिछली क्लासों में। जो होता था वो घोड़ों का अध्यक्ष, अससवाला का प्रधान अमीर ए आखुर कहलाता था। एक और भी पद था इसी केंद्रीय सरकार में अमीर ए शिकार, जो कि सुल्तान के शिकार का प्रबंध करता था। एक जो नया पद जो बना था मलिक नायब, जो कि यह बहराम शाह ने बनाया था। और जो पहला पद पाने वाला कौन था मलिक नायब? एतगीन। ये सारे जो मंत्री थे और ये सारे जो थे केंद्र सरकार के पार्ट थे, मतलब उसके अंतर्गत ये आते थे। इसके बाद जो दूसरा शासन था, मतलब कि केंद्र सरकार के अलावा एक जो प्रांतीय व्यवस्था थी, प्रांतीय शासन था, उसमें मुख्य रूप से जो होते थे भूमि के जो इक्तादार होते थे वो शामिल होते थे। यानी कि जो भूमि होती थी वो इक्ता जो जिसे कहते थे वो बांट दी जाती थी, और बदले में वो क्या करते थे, वो जो एक तो वहाँ का जो राजस्व इकट्ठा करते थे, शासन प्रबंधन जो संभालते थे, और जो एक वो
इक्तादार जिन्हें मुक्ता भी कहते हैं, वो एक सैन्य बल भी रखते थे। हर इक्तेदार के पास अपना एक सैन्य बल होता था जो युद्ध में, लड़ाई में राजा की, सुल्तान की साथ जाया करती थी। यानी कि फिलहाल बलबन से पहले तक ऐसी कोई सेना नहीं थी सुल्तान के पास जो खुद की, मतलब कि केंद्रीय सेना की, जो युद्ध में काम आती हो। तो ये जो सेना का जो जुगाड़ होता था वो इक्तादारों के माध्यम से होता था। ये जो होते थे अपने क्षेत्र में शासन चलाने के लिए इक्तादार स्वतंत्र होते थे, खुद ही, मतलब कि जो छोटे मोटे जो थे ये न्याय व्यवस्था ये सारे लागू कर लेते थे, राजस्व वसूलते थे। और इसके बाद जो अगर सारे खर्चे निकालने के बाद जो टैक्स का जो होता था, संपत्ति जो बचती थी वो केंद्र सरकार के पास भेज दी जाती थी। तो इस प्रकार से प्रांतीय शासन ऐसे चलता था। इसके बाद देखते हैं खालसा भूमि। आप देखेंगे खालसा भूमि ऐसी भूमि हुआ करती थी कि जिस पर जो इक्तादारों का अधिकार नहीं होता था, वो ऐसी भूमि थी जो सीधे केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में होती थी। ऐसी भूमि जो केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में होती थी वह भूमि मतलब कि खालसा भूमि कहलाती थी। और जो इसके जो, मतलब कि जो प्रबंधन था, ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती थी। और ये जो है कि ये जो इक्तादारों पर ये नहीं होती थी। और जो इसका राजस्व, जो कर वसूली है, ये केंद्र सरकार जो है खुद वसूलती थी। अब मान ले बात करते हैं सेना के बारे में। अभी हमने सुना था कि सेना दो प्रकार की थी, आपने बात भी की थी। पहली सेना जो थी सुल्तान की सेवा के लिए अंगरक्षकों की एक सेना होती थी जिसका मुखिया सरेजदार होता था। एक दूसरी सेना जो थी वो प्रांतीय सेना जो थी, जो प्रांतीय गवर्नरों या मुक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी और युद्ध के समय यही सेना काम आती थी। बलबन ने सबसे पहले एक स्थायी सेना रखी। इसके अलावा, मतलब कि एक ऐसी सेना जो, मतलब केंद्रीय सेना समझ लीजिए, जो युद्ध के लिए रिजर्व रहती थी। इससे पहले सारा जो था जुगाड़ होता था सेना का, वो प्रांतीय सेना के माध्यम से होता था। और जो सुल्तान का जो सेना का जो सेनापति सुल्तान होता था, और प्रांतीय सेना का जो अध्यक्ष होता था वह मुक्ति होता था। अब देखते हैं कि बलबन ने फिर एक नए विभाग की स्थापना करता है। आपने देखा होगा जिसे आर्य विभाग कहते हैं। और फिर धीरे धीरे ये उसको अलग से कर लिया जाता है। वजीर का थोड़ा वर्कलोड कम कर दिया जाता है। ठीक है। अब वित्तीय व्यवस्था में हम क्या मेन चीज है कि पैसे कहाँ से आता था। तो धन जो है, शासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और वो धन जो है मामूलक वंश में क्या स्रोत थे। आय के स्रोत तो आपको पता ही क्या हो सकते हैं। नंबर 1 कर थे, दूसरा जो लूटपाट होती थी वही इसके आय के स्रोत थे। और जो कर थे वो कई कर थे, जिनमें से जो पूछ लिए जाते हैं प्रश्न में और शब्दावली में भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो जो कर थे उन्हें देख लेते हैं। जो एक पहला जो कर था वो खिराज था। यह जो कर था ये भूमि कर था, भूमि पे लगता था, याद कर लीजिएगा। और जो हिंदू सामंतों तथा किसानों से वसूल किया जाता था। मतलब कि हिंदू किसानों से, सामंतों से वसूल किए जाने वाले को कर को खिराज कहा जाता था। एक जो दूसरा कर था उस्र जो कर हुआ करता था वो भूमि कर ये भी था, लेकिन ये मुसलमानों से वसूल किया जाता था। मुसलमानों के आधिपत्य वाले क्षेत्रों से वसूल किया जाता था। जजिया कर से भी आय होती थी, इनकम होती थी। और आपको पता है कि गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं उस समय जो भी थे, जो भी होते थे गैर मुसलमान, उनसे लिए जाने वाला ये धार्मिक कर हुआ करता था। एक रिलीजियस जो टैक्स होता था। और जो ये जजिया कर था वो 3 श्रेणी में विभक्त था। मतलब कि एक जो प्रथम श्रेणी में जो आते थे हिंदू, उनसे 48 दिरहम लिया जाता था। जो द्वितीय श्रेणी के हिंदू थे उनसे 24 दिरहम लिया जाता था। और जो तृतीय श्रेणी के हिंदू होते थे उन्हें से 12 दिरहम एक, मतलब कि जजिया लिया जाता था। इसके बाद जो उस समय स्त्रियां, बच्चे, साधु और भिखारी इस कर से मुक्त हुआ करते थे। ठीक है। ये तो हमने जो कर जो उसे मिलते थे, भूमि कर और जो जजिया, उससे आय के बारे में जान लिया। इसके अलावा एक जो लूटपाट होती थी, युद्ध में लड़ते थे, जो लूट में खजाना मिलता था उसको बोलते थे, उसको खुम्स बोलते थे। याद कर लीजिए ये शब्द खुम्स।
इसमें जो होता था, जो लूट का जो धन का होता था, जिसका 1/5 भाग होता था, वो राजकोष में जमा हो जाता था, ठीक है, और बाकी 4/5 भाग सैनिकों में बट जाता था, ठीक है। जैसे कि 1/5 भाग राजकोष में जाता था और 4/5 भाग वो सैनिकों में बटता था। ये जकात नामक कर देख लीजिए, ये भी चलता था उस समय, लागू था। जकात नामक कर जो होता था वो मुसलमानों की आय पर वसूल किया जाता था, मुसलमानों से वसूल किया जाता था। ये उनकी आय का 1/40वां भाग होता था, यानी कि अगर 40 रुपये उसकी आय है तो उसमें 1 रुपये उसे जकात के रूप में जमा करना होता था। तो ये इस प्रकार से वो जो थे उसकी जो आय के साधन थे। अब जो अन्य कर भी थे और देख लेते, चुंगी कर लगता था। चुंगी जो होता था वो मुसलमान व्यापारियों से 2.1 से 2% तक लगता था, जबकि हिंदुओं से भाई दुगना तिगुना लगता था, 5% तक हिंदुओं पर चुंगी कर लगता था। फिर देखते हैं, अगर किसी को खजाना मिल जाता है गड़ा हुआ पृथ्वी पर, मतलब जमीन पर धन, तो उस पर जो अधिकार होता था सुल्तान का अधिकार होता था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो वित्त व्यवस्था के अंतर्गत जो उसको जो पैसे जो आय के जो स्रोत थे वो इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे न्याय व्यवस्था के बारे में। हमें पता है कि न्याय का जो प्रमुख स्रोत होता था वो सबसे ऊपर सुल्तान होता था, सुल्तान। इसके बाद नीचे वाला जो काजी मुमालिक होता था, ये इसके जो पद हुआ करते थे। यहाँ पर जो होता था, जो धार्मिक झगड़ों का फैसला हुआ करता था वो काजी के माध्यम से होता था, और जो हिंदुओं का झगड़ा हुआ था, अगर हिंदू और हिंदू के बीच हो रहा है तो वो पंचायत में फैसला हो जाया करता था। अगर उस झगड़े में हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़ा है तब फिर वो पंचायत पे झगड़ा सुलझाया नहीं जाता था, फिर वो काजी के पास आया करता था, ठीक है। ऐसी ये न्याय व्यवस्था होती थी। सामाजिक व्यवस्था में अगर बात करें तो अगर सिर्फ तुर्कों की बात करें, मतलब कि जो सल्तनत की, तो उसमें समाज 2 वर्गों में विभक्त था। एक समय एक में तुर्क सैनिक और शाही परिवार के लोग आते थे, और दूसरे वर्ग में साहित्यिक लोग आया करते थे। और अगर हम उस समय की ममलूक वंश के समय मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में देखें तो उस समय सुन्नियों की संख्या उसमें ज़्यादा थी, और शियों को तो आप जानते हो तुच्छ समझा जाता था, उस वो मुसलमान ही नहीं कंसिडर करते थे, ऐसा उनकी सोच थी। इसके बाद सांस्कृतिक व्यवस्था में देखें तो ठीक थे, सुल्तान जो थे कला प्रेमी भी थे और उन्होंने संरक्षण भी दिया, जैसे अमीर खुसरो, अमीर हसन जैसे जो ये इतिहासकार हैं, जो व्यक्ति अमीर खुसरो जैसा कवि जो है, इसको भी इन्होंने संरक्षण दिया, और निर्माण कार्य भी हुए, जैसे कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा आदि जो निर्माण कार्य भी हुए। इल्तुतमिश ने एक विद्यालय भी बनवाया था दिल्ली में, और एक मुल्तान में भी बनवाया था। तो इसमें हमने जो इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से ममलूक वंश की जो शासन व्यवस्था है उसको हमने संक्षेप में जान लिया, और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इसकी जो 100% श्योरिटी है। इससे आपको ममलूक वंश की शासन व्यवस्था के बारे में समझ आ गई होगी, कैसे शासन चलता था और कैसे प्रशासन और आय व्यय का जो होता था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट पर अपने सवाल ज़रूर कर दीजिए, और सिलेक्शन जोन यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच साझा करें, जिसका जो ट्रैक लाइन है वॉच लर्न अचीव, देखें सीखें और हासिल करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, जो कि होगा, हम नए युग साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, उसमें हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।